हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 9 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज को कवर किया जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर 2 और पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। पेपर 1 से रिलेटेड आज कोई टॉपिक नहीं आया है, डायरेक्टली पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ध्यान से सुनिएगा। ये टॉपिक लगातार न्यूज में देखने को मिल रहा है और पिछले साल भी काफी ज्यादा ये टॉपिक न्यूज में आया था, इस साल भी देखने को मिला था स्टार्टिंग में। अगेन ये टॉपिक न्यूज में आ गया है, और जब भी कोई ऐसे टॉपिक्स रिपीट होते हैं तो उनके चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं एग्जामिनेशन में आने के। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बहुत ही इजी तरीके से अपन समझेंगे। ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि इस महीने के एंड में, अक्टूबर एंड में, इसकी एक मीटिंग होने वाली है, वर्चुअल मीटिंग, जिसमें ये फैसला लेगी कि पाकिस्तान को इसे ग्रे लिस्ट में रखना है या फिर इसको ब्लैक लिस्ट में ट्रांसफर करना है या इसको ग्रे लिस्ट से निकाल देना है। तो इसका जो फाइनल फैसला जो आएगा, डिसीजन जो आएगा, वो इस महीने के एंड में आएगा। तब हम लोग उस डिसीजन के बारे में चर्चा करेंगे। इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था 2018 में, तो ये ग्रे लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या है, तो उस पर बात करेंगे अभी। तो देखिए गाइस, थ्योरी में जाने से पहले मैं आप लोग को इजी तरीके से एफएटीएफ क्या काम करती है वो आपको पहले मैं समझाता हूं, जिससे कि आपके कंसेप्ट्स एफएटीएफ से रिलेटेड क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। राइट? तो देखो, ये मान के चलो ये एक प्रकार का ऑफिस है जिसका काम क्या होता है, पूरे दुनिया भर में जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं उस पर ये निगरानी रखती है। पैसों के जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, ये देखती है कि एक कंट्री से पैसा दूसरी कंट्री में जा रहा है तो क्या वो पैसे का इस्तेमाल टेररिस्ट फाइनेंसिंग में तो नहीं किया जा रहा या किसी इलीगल एक्टिविटी में तो नहीं किया जा रहा, ये चीज ऑब्जर्व करती है। दूसरी चीज देखती है कि कहीं कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तो कन्वर्ट नहीं कर रहा, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में होता क्या है, इस पर भी अपन बात करते हैं। तो देखो गाइस, आपने हवाला के बारे में सुना होगा। हवाला का काफी बड़ा नेटवर्क होता है, और नहीं सुना तो आपको पढ़ना है ही, ऑलरेडी आपके जीएस पेपर 3 में है ये वाला टॉपिक। हवाला के बारे में आपको पढ़ना ही है, तो मैं भी आपको बताता हूं। हवाला एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके माध्यम से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा जो है वो भिजवाया जाता है, और ये पैसा जो होता है वो ब्लैक मनी होता है। तो ये किस प्रकार से इनका ऑपरेशन होता है, तो ये भी समझो आप। तो देखो, एक व्यक्ति इंडिया के अंदर है, उसके पास 100 करोड़ रुपए है। वो व्यक्ति जाएगा हवाला के एजेंट के पास, हवाला के एजेंट को 100 करोड़ रुपए देगा, और हवाला का एजेंट वो 100 करोड़ रुपए लेकर जाएगा जहां पर भी उसको डिलीवर करना है। क्या ऐसा होता है? नहीं। एक व्यक्ति उसको पैसे, यानी कि जो व्यक्ति है जिसने हवाला के एजेंट के पास कांटेक्ट किया, तो वो जो 100 करोड़ रुपए उसको हवाला के एजेंट को देगा ना, तो हवाला का एजेंट सिर्फ उससे ये बोलेगा कि आपको पैसे कहां पहुंचाने हैं, तो वो बोलेगा मुझे पैसे अमेरिका में पहुंचाने हैं। अमेरिका में कहां पर पहुंचाने हैं, तो वो पूरा एड्रेस देगा। ये बंदा फोन करेगा अमेरिका में, उसी समय उसका एजेंट जाएगा अमेरिका में उस बंदे के पास जिस तक पैसे पहुंचाने थे या जिस जगह पर पैसे पहुंचाने थे, वहां पर उसका एजेंट जाएगा अमेरिका में, और यहां से 100 करोड़ रुपए लिए, वहां पे 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। रियल टाइम पे होता है। फिजिकली कहीं पे भी इनका, इस नेटवर्क के अंदर पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यानी कि पैसों का ट्रांजैक्शन फिजिकली नहीं होता, सिर्फ बातों पे पैसा चलता है। यहां पर पैसे दिए, वहां पर सामने वाले बंदे के पास पैसे पहुंच गए। ये पैसा उठाकर एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं ले जाते। इनका जो पूरा काम चलता है वो सिर्फ फोन कॉल्स के ऊपर चलता है, और इनका नेटवर्क इतना ज्यादा बड़ा है कि इनकी जो डील होती है, एक तो वो करोड़ों रुपए की डील होती है, हर बार हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है। और जब आप, ऑब्वियसली बात है यार, जब आप आईएएस आईपीएस बनोगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपके क्षेत्र में कौन से हवाला के एजेंट्स हैं, क्योंकि पता होता है ऑफिशियल्स वगैरह को, एजेंट्स वगैरह के बारे में। और इनका नेटवर्क बहुत हाई होता है, बहुत हाई, और पूरा इलीगल पैसा जो है वो इनके थ्रू ट्रांजैक्ट होता है। अब आप बोलोगे कि सर
मतलब यहाँ पे पैसे लिए, वहां पर पैसे दे दिए, अब उस बंदे ने पैसे दे दिए तो उसको तो पैसे मिले नहीं। गाइस इनका पूरा सिस्टम जो चलता है ना वो पर्ची सिस्टम होता है एक प्रकार का। यानी कि कल को अगर उनको 100 करोड़ रुपए यहां पर ट्रांसफर करने होंगे ना किसी व्यक्ति को इंडिया के अंदर से, तो फिर वो फोन करके अपना बैलेंस यहां से डिडक्ट कर लेंगे। तो पूरा बैलेंस पे उधारी बोल सकते हो, पूरा गेम जो चलता है इनका उधारी पे या सिर्फ बातचीत पे चलता है। और आप जानते हो कि जितने भी इलीगल बिजनेस होते हैं इनकी बात जो होती है वो बहुत मायने रखती है, और जहां बात खराब हुई वहां पे तो फिर डिश क्या हूं समझ पा रहे होगे, राइट। तो ये वाली चीज होती है इनकी। तो ये इस प्रकार से इनका नेटवर्क चलता है। और अगर आपसे कोई बोले कि हवाला में पैसे में गाड़ी मतलब गाड़ी में पैसा भर के जो है वो ले जाया जाता है और इस तरह की, तो ऐसा नहीं होता। इनका काम सिर्फ फोन कॉल पे चलता है। तो ये है एक्चुअली में हवाला सिस्टम। और इसके थ्रू क्या करते हैं, काफी सारे लोग अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे होता है ये ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट, तो वो भी समझो। तो देखो इन लोग क्या करते हैं, इनकी शेल कंपनीज होती है, यानी कि इतने बड़ा अमाउंट जो कोई दूसरे कंट्री में भेज रहा है और किस पर्पस के लिए, ब्लैक से व्हाइट मनी बनाने के पर्पस के लिए भेजा उसने। तो वो क्या करते हैं, इनकी शेल कंपनीज होती है, कहीं पे लिख लो आप SHELL शेल कंपनीज। शेल कंपनीज क्या करती हैं कि ये कंपनी जो होती है वो सिर्फ ऑन पेपर होती है, वहां पर कोई बिल्डिंग नहीं है, वहां पर कोई ऑफिशियल प्रोफेशनल एक्टिविटीज नहीं हो रही है, सिर्फ ऑन पेपर होती है कंपनी, सिर्फ लीगलाइज होती है पेपर पे, कागज पे। एक्चुअल में कोई कंपनी नहीं, आप वहां पर जाके देखोगे खाली मैदान होगा, कुछ नहीं काम हो रहा। बट ये क्या करते हैं, ये वहां से पैसा थोड़ा थोड़ा यहां भिजवाएंगे हर महीने, और ये दिखाएंगे कि हमारा जो है ये कंपनी बिजनेस कर रही है और हमें ये प्रॉफिट आ रहा है। तो ये जो गोलमाल होता है ना, इसको पकड़ने का काम होता है FATF का। दूसरी चीज ये पकड़ती है, देखती है कि जो एक कंट्री के अंदर जो पैसा है उसका किस तरीके से उपयोग कर रही है वो कंट्री। जैसे कि पाकिस्तान को अभी इसने टारगेट किया हुआ, क्यों किया हुआ, क्योंकि इसको शक था कि पाकिस्तान जो है वो पैसे, पाकिस्तान के अंदर जो पैसों का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो टेररिस्ट फंडिंग के लिए हो रहा है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए हो रहा है। और इस पर FATF ने पाकिस्तान से क्वेश्चंस दिए थे, FATF ने पाकिस्तान को क्वेश्चंस दिए थे, और उस क्वेश्चंस का जवाब पाकिस्तान दे नहीं पाई FATF को। तो इसने FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। इनकी ग्रे लिस्ट में आने का मतलब क्या होता है, एक कंट्री को वार्निंग दी जाती है कि अगर समय रहते हुए आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है आप बंद कर दो, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अब ये FATF जिन भी कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डालती है ना, ये मान के चलना उन कंट्रीज के साथ कोई भी दूसरी कंट्रीज किसी भी प्रकार से डील नहीं करती है, एक प्रकार से बॉयकॉट कर दिया जाता है उन कंट्रीज को। अब ये क्यों किया जाता है, उसके पीछे भी लॉजिकल आंसर आप समझना। और ऐसी कंट्री के अंदर कोई भी MNC मल्टीनेशनल कंपनी यहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करती है। जैसे कि हमारे यहां पर देखिए इंडिया के अंदर काफी सारी MNCs हम लोग को देखने को मिलती हैं, बट अगर कोई भी कंट्री FATF की लिस्ट में अगर आ जाती है ना, चाहे वो ग्रे लिस्ट हो या ब्लैक लिस्ट की, तो फिर बात ही अलग है। ब्लैक लिस्ट तो टोटल बॉयकॉट होता है, ग्रे लिस्ट तो एक वार्निंग की तरह दी जाती है, राइट, कि आप जो है वो समय रहते समझ जाओ। तो जैसी कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में आई ना, तो वैसे ही वहां पर MNCs ऑपरेट करना बंद कर देंगी, वहां पर जाएगी नहीं कोई MNC, कोई ना कोई कंट्री लोन देगी, ना कोई कंट्री बायलैटरल रिलेशन करेगी, या फिर जो वर्ल्ड बैंक जो होती है या IMF हम लोग को देखने को मिलती है, तो वो भी ऐसी कंट्रीज को लोन्स नहीं देती है जिन कंट्रीज का नाम जो है वो इसकी लिस्ट में आ जाता है FATF की। तो आप समझ ही पा रहे होगे कि जब वर्ल्ड बैंक IMF लोन नहीं दे रही है तो FATF कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी इंपॉर्टेंट बॉडी है कि नहीं। अब ऐसा क्यों होता है, अब इसके पीछे का आप लॉजिक समझना। जैसे कि मैंने भी आपको बोला ना, कोई MNC वहां पर इन्वेस्ट नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, तो लोकल अपन बात करते हैं इस पर, लोकल एग्जाम्पल से समझते हैं चीजों को। जैसे ये आप एक कंपनी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, यानी कि आपकी एक अलग कंपनी है, आपकी एक दूसरी कंपनी के साथ आपके कुछ ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, कोई भी बिजनेस चल रहा है। बट अगर आपको पता लगता है कि वो जिस कंपनी के साथ आप बिजनेस कर रहे हो वो कंपनी जो है वो किसी इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो अपना रास्ता काट लोगे उस कंपनी से। क्यों काट लोगे, क्योंकि बिकॉज यू डोंट वांट कि अथॉरिटीज आपके पास आए और आपसे पूछताछ करें। द प्रॉब्लम, अब आप बोलोगे सर हम तो गलत नहीं, हमसे पूछताछ करेंगे तो भी क्या होगा। गाइस टाइम मैटर करता है बड़ी कंपनीज के लिए। अगर बड़ी कंपनीज का एक एक मिनट जो होता है ना वो 1-1 करोड़ रुपए का तक का हो जाता है। 1 करोड़ रुपए भी बहुत कम बोल रहा हूं ऐसे तो मैं, तो उनके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब उनकी कंपनी के पास अगर FATF निगरानी रखेगी, FATF की अथॉरिटीज अगर बार बार आके पूछताछ करेंगी, डेटा मांगेंगी, राइट, तो ऑब्वियस ही बात है कि उनका टाइम जो है वो बर्बाद होगा। कोई नहीं, जैसे कि हम ही लोग को देख लो, अगर पूछताछ करने के लिए पुलिस वगैरह अगर घर पे आती है या अपने ऑफिस पे आती है, तो उस समय ऑब्वियस ही बात है हम तो गलत नहीं है, हम जो भी इंक्वायरी है वो कर रहे हैं उसका हम लोग रिप्लाई करेंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि उस समय हमारा बिजनेस हैम्पर हो रहा होता है ना। तो दैट इज व्हाई सच कंपनीज थिंक कि यार अगर ऐसी कंट्री के साथ अगर हम लोग डील करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो हम लोग घेरे में आ जाएंगे और हमें फिर जवाब देना पड़ेगा, और कोई भी कंट्री ऐसा चाहती नहीं। और दूसरी बात, एक रेपुटेशन भी होती है
काफी सारे जब बड़े बड़े बिजनेस जो लोग करते हैं उनकी रेपुटेशन भी होती है। अब वो ऐसी कंट्री के साथ थोड़ी ना अपनी डीलिंग करेंगे जिस कंट्री के ऊपर ऑलरेडी आरोप लगे हुए कि यार ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग करती है, टेररिस्ट फंडिंग करती है ना। तो इसीलिए यहां पर बॉयकॉट करना शुरू कर दिया जाता है ऐसी कंट्री को। इंटरनेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल फोरम पर भी उसको इन्वाइट नहीं किया जाता है, उसको टोटली बॉयकॉट कर दिया जाता है। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं कि उसको टोटली जो है उसके साथ कोई भी कंट्री डील ना करे, उसको कोई भी लोन ना दे, राइट। क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर कोई एक ऐसी इस तरीके की एक्टिविटी कर रही है जो कि वर्ल्ड के इंटरेस्ट के लिए खतरा है, क्योंकि ऑब्वियस बात है पूरे वर्ल्ड का एक हम लोग को इशू देखने को मिलता है ना, टेररिज्म, और कोई कंट्री अगर टेररिज्म को फाइनेंसिंग ऑफर कर रही है तो दिस इज रॉन्ग। तो ये एक एथिकल प्रैक्टिस भी एक प्रकार की होती है सभी कंट्रीज की कि वो ऐसी कंट्री को बॉयकॉट करें जिन कंट्रीज का नाम जो है वो एफएटीएफ की इस लिस्ट में आ जाता है। तो ग्रे लिस्ट का मतलब सिंपल सॉलिड तरीके से ये समझना, ग्रे लिस्ट में अगर कोई कंट्री आ रही है तो इसका मतलब यह है कि एफएटीएफ ने उस कंट्री को वार्निंग दी है, और उस कंट्री को ग्रे लिस्ट में तभी रखा जाता है जब वो कंट्री एफएटीएफ के क्वेश्चंस का प्रॉपर जवाब ना दे पाए। इससे पूछा था पाकिस्तान से कि बताओ कि ये ट्रांजैक्शंस कहां पे हुए, तो उसका वो प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाई, राइट। तो इसी को लेकर उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया, और एफएटीएफ ने बोला कि आपको ये फलाना कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, और अगर आप ये करके आ जाते हो तो फिर हम लोग को साबित हो जाएगा कि हाँ आप टेररिस्ट फाइनेंसिंग नहीं कर रहे हो। बट ऐसा नहीं हुआ, उसको वार्निंग पहले भी दी गई थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इसको कुछ समय के लिए और ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। अच्छा, यहां पर पता है इस टॉपिक में आपको ग्रे और ब्लैक लिस्ट दो ही दिखाई दे रही हैं, बट इसके अलावा एक लिस्ट और भी होती है एफएटीएफ की, लिख लो कई बार, डार्क ग्रे लिस्ट, क्योंकि इस टॉपिक में जो है वो मैंने गो थ्रू किया था तो इसमें मेंशन नहीं था, बट आप कहीं पे लिख लो, क्योंकि एक डार्क ग्रे लिस्ट भी इसकी होती है। डार्क ग्रे लिस्ट को आप ये समझो कि ये सेकंड वार्निंग देती है उस कंट्री को कि अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, नहीं तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और एक बार ब्लैक लिस्ट में चली गई कंट्री तो फिर वो तो पूरी तरह से बॉयकॉट, जैसे कि नॉर्थ कोरिया इज इन ब्लैक लिस्ट एट प्रेजेंट, ईरान ब्लैक लिस्ट में है, राइट। तो जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो ये था पूरा वर्ल्ड टॉपिक एफएटीएफ के बारे में, इससे बाहर का और कुछ नहीं आप लोग के लिए जानने की आवश्यकता है। आप देखो फटाफट अपन थ्योरी देख लेते हैं इसकी। तो एफएटीएफ एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि 1989 को स्टैब्लिश हुई थी। ये G7 का इनिशिएटिव है, ग्रुप ऑफ 7 नेशंस का इनिशिएटिव है। G7 के बारे में जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, 4 अक्टूबर 2020 को ये अपन ने पढ़ा था। इसके पार्ट 1 में आप चले आना, आप YouTube का सर्च कॉलम है ना, उसमें आप लिखिएगा 4 अक्टूबर 2020 पार्ट 1, उसके आगे लिख देना मेरा नाम कमलाक्ष। जो भी लिस्ट में पहला वीडियो आएगा वो यही वाला आएगा, और इस वीडियो के 20 मिनट 54 सेकंड पे आप जाओगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो ये टॉपिक एक बार आप देख लेना, और इसमें मैंने और भी काफी सारी चीजें बताई हुई है, बट G7 के बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ था, आप देख लीजिएगा G7 को अच्छे से। और जिन स्टूडेंट्स के पास इसकी पीडीएफ आती है, आपको सिंपली ये 20 मिनट 54 सेकंड जहां पर लिखा हुआ ना, वहां पर क्लिक कर लेना तो आपके सामने वीडियो पॉपअप हो जाएगा। अच्छा, और ये क्या करती है, ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, एक प्रकार की पॉलिसीज बनाती है, काम करती है कि जितने भी नेसेसरी पॉलिटिकल मुद्दे वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं तो उसको रिजॉल्व करने का इसका काम होता है, राइट। नेशनल लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी रिफॉर्म से रिलेटेड अलग अलग एरियाज में इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट जो पेरिस के अंदर है, तो उसी के हम लोग को हेडक्वार्टर में ही देखने को मिलता है, राइट। और इसके अलावा इसके रोल्स और फंक्शंस की बात करें तो इनिशियली ये जो एस्टैब्लिश हुई थी, ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के पर्पस के लिए एस्टैब्लिश की गई थी। फिर अक्टूबर 2001 में इसको और काम दिए, जैसे कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना, राइट। फिर अप्रैल 2012 में इसको क्या काम दिया कि जो भी फाइनेंसिंग होती है न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह के लिए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए, राइट, यानी कि कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री को या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन को ये अगर पैसे दे रही है न्यूक्लियर बॉम्ब के पर्पस के लिए, तो फिर जो है वो इन सब चीजों को रोका जाता है। तो इस पर ये निगरानी रखती है, इनको रोकने का काम करती है ऐसे ट्रांजैक्शन। और इसका मेन फोकस ये होता है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो फेयर रहे, और मतलब यानी कि इसमें किसी प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज ना हो, और फेयर तरीके से ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम देखने को मिले। और एफएटीएफ के अंदर टोटल 37 मेंबर्स होते हैं, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं, और यहां पर पूरे दुनिया भर के यानी कि पूरी ग्लोब के काफी सारे जो मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें ऑब्जर्वर मेंबर भी होते हैं, एसोसिएट मेंबर्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। इसका काम क्या होता है, स्टैंडर्ड सेट करना और प्रमोट करना कि जिससे कि लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स को इंप्लीमेंट किया जा सके मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, और भी दूसरे जो खतरे हम लोग को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में देखने को मिलते हैं उनको रोकने के लिए। तो वही पूरी चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी थी। इसकी 2 लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट के अंदर ऐसी कंट्री आती है जिनको नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या नॉन कोऑपरेटिव टेरिटरीज के नाम से जाना जाता है। इनको ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है, यानी कि ये कंट्री जो है वो वार्निंग के बावजूद भी नहीं मान रही थी, ये इनकी टेररिस्ट फाइनेंसिंग कंटिन्यूड थी, ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। तो ऐसी ही जो कंट्रीज होती हैं
तो उनके ऊपर उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। फिर ब्लैक लिस्ट में डालना यानी कि बॉयकॉट, राइट, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था। और ये समय समय पर अपनी लिस्ट जो है वो रिवाइज करती है। कुछ कंट्रीज अगर वो सुधर रही हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट से ग्रे लिस्ट में डाला जाता है थोड़े समय के लिए ऑब्जर्व करने के लिए, फिर उनको ग्रे लिस्ट से भी हटा दिया जाता है। कुछ को ये हटाती है, कुछ को ये डालती है। तो ये समय समय पर रिवाइज करती रहती है अपनी लिस्ट को देखते हुए, राइट। और ग्रे लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली ऐसी कंट्रीज होती है जिन्होंने अभी अभी इस प्रकार के ऑपरेशंस करना शुरू किए हैं। ऐसी कंट्रीज के अंदर, वही मैं आपको बता रहा हूं ना, शेल कंपनीज जो होती है, तो ऐसी कंट्री के अंदर अगर ज्यादा शेल कंपनीज हैं तो उनको जो है वो फिर मतलब निगरानी रखी जाती है और उनको वार्निंग दी जाती है फिर। और ऐसी कंट्री जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रही हैं तो उनको बेसिकली एक बार के लिए वार्निंग दी जाती है। कहा जाता है कि आप जो है वो ये सब एक्टिविटीज बंद कर दो, और इनके कुछ नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस ये प्रोवाइड कराती है FATF, उसको फॉलो करना होता है। और अगर एक कंट्री ने ऐसा कर लिया तो फिर उसको ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाता है। बट अगर नहीं किया तो उसको डार्क ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। लिख लोगे डार्क ग्रे लिस्ट, क्योंकि यहां पर नहीं था, तो डार्क ग्रे लिस्ट में रखना यानी कि सेकंड वार्निंग देना। और फिर भी अगर नहीं मानी वो कंट्री तो जाओ, फिर आप कुछ नहीं कर सकते ब्लैक लिस्ट में यानी कि फिर टोटली बॉयकॉट। तो बॉयकॉट यानी कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए जाते हैं IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और भी काफी सारे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनसे फिर सैंक्शन लगा दिए जाते हैं। और फिर उनको लोन्स वगैरह नहीं मिलता, राइट, जो मैं अभी आपको बता रहा था। इंटरनेशनल ट्रेड रिड्यूस हो जाता है, वो MNC वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। और इसके अलावा इंटरनेशनली जो फोरम्स वगैरह जो होते हैं उससे ऐसी कंट्रीज को बॉयकॉट कर दिया जाता है, राइट। इवन जो ग्रे लिस्ट में जो कंट्रीज जाती है ना, तो उनके साथ भी ये होना शुरू हो जाता है। ब्लैक लिस्ट में तो टोटली बॉयकॉट, ग्रे लिस्ट के अंदर तो थोड़े थोड़े। अब देखो, अगर कोई भी कंट्री, कोई नहीं चाहेगी कि उसका ट्रेड बंद हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग क्या देखते हैं कि जब किसी कंट्री का ट्रेड होता है दूसरी कंट्री के साथ तब वो बढ़ती है, राइट, यानी कि तब वो ग्रोथ करती है, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेड से ही तो पैसा आता है ना कंट्री के अंदर। तो और कोई नहीं कंट्री चाहती कि उसका ट्रेड, उसका धंधा पानी बंद हो जाए, क्योंकि धंधा पानी बंद हो गया तो वो कंट्री खत्म फिर, है ना। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है, और होपफुली मैं शायद आपको समझाने में मतलब ठीक ठाक तरीके से समझा दिया होगा मैंने वाला टॉपिक आपको, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं चाह रहा था कि आपको वेरियस एग्जांपल्स हो, जिससे कि हर एक कंसेप्ट आपके माइंड में फीड हो जाए, राइट। गाइस, इस न्यूज में हमारा जो मेन फोकस होगा वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर होगा। ये टॉपिक अभी ICC का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि USA ने सैंक्शन लगा दिया है ICC के 2 ऑफिशियल्स के ऊपर। एक्चुअली में हुआ क्या था कि ICC जो है, इसने इन्वेस्टिगेशन करी थी। इसने कहा था कि जो CIA हम लोग को अफगानिस्तान में देखने को मिलती है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी USA की, और USA के जो सोल्जर्स हैं, ट्रूप्स जो कि अफगानिस्तान में 2003 से तैनात हैं, तो वो अफगानिस्तान के एरिया में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। तो इसको लेकर जो है वो ICC ने कहा था, और जो ICC के अंदर ये जो 2 सदस्यों ने ये वाली चीज जो कही थी USA के खिलाफ, तो इसको लेकर USA चिढ़ गया और USA ने फिर मतलब इनके वीजा को बैन कर दिया। यानी कि ये बोल दिया कि ये जो 2 ऑफिशियल हैं वो USA के अंदर नहीं आएंगे, और उनके जितने भी एसेट्स वगैरह जो हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह जो है वो फ्रीज कर दी जाए, राइट। तो ये चीज जो है वो इस प्रकार की चीज हम लोग को देखने को मिली। और USA काफी समय से ICC को पसंद नहीं कर रहा है, और USA ने कई बार इवन ओपनली ये चीज कही थी कि ICC जो है उसके अंदर जो ऑफिशियल्स हैं वो करप्टेड हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। तो ऐसी चीज हम लोग को देखने को मिल रही है USA और ICC के, अगर हम लोग बात करें टर्म्स की, तो इनके टर्म्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हम लोग का जो मेन फोकस होगा वो होगा ICC के ऊपर, कि ICC एग्जैक्टली है क्या। तो देखो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो नाम से ही आपके समझ में आ जाना चाहिए कि एक प्रकार का ट्राइब्यूनल हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल, इंटरनेशनल कोर्ट है ये, राइट। और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये हम लोग को देखने को मिलता है। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड्स के अंदर द हेग में हम लोग को देखने को मिलता है। ये एक क्रिमिनल कोर्ट है, यानी कि कहीं पर भी कोई अत्याचार होता है तो उसकी कार्रवाई, जैसे क्रिमिनल कोर्ट के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, क्रिमिनल केसेस जो है वो दायर किए जाते हैं। और ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। तो जिस भी कंट्री ने इस कोर्ट के साथ अपना एग्रीमेंट किया होगा, साइन किया होगा एग्रीमेंट, तो उस कंट्री के अंदर अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है, राइट, या फिर 2 कंट्रीज के बीच में अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, और जो दोनों कंट्रीज ने अगर इसको साइन किया होगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उन कंट्री के ऊपर जो है वो यानी कि फैसला सुनाएगा, जजमेंट सुनाएगा कि कौन गलत है कौन सही है। इस प्रकार से, जैसे कि जनरली कोर्ट में नहीं होता कि कोर्ट में 2 पार्टीज आती है, वो केस लड़ती है, तो वैसे ही यहां पर होता है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर केस सिर्फ उन्हीं के सुने जाते हैं, उन्हीं के लड़े जाते हैं जो इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के साथ जिस कंट्रीज का एग्रीमेंट होता हो, राइट, यानी कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की पार्टी हो, राइट, यानी कि एग्रीमेंट उसने साइन किया हो। समझ पा रहे हो? तो ये चीज है मेनली जो कि आपको समझनी है। इसके जो जुरिस्डिक्शन जो होते हैं वो जो हम लोग को देखने को मिलता है, प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल फॉर द इंटरनेशनल क्राइम ऑफ जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वॉर क्राइम्स, यानी कि ये किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर जो है वो कार्रवाई कर सकती है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर इस प्रकार की टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल क्राइम कर रहा है, हत्या कर रहा है मास लेवल पे लोगों की,
राइट, एक प्रकार से टेररिस्ट एक्टिविटी आप कह सकते हो। और इसके अलावा ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो केसेस होते हैं वो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, और वॉर क्राइम्स के केसेस यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये इस पर जो है वो अपनी जजमेंट जो है वो सुनाता है, ये वाला कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और जब भी कोई कंट्री का लीगल सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, जैसे कि किसी कंट्री ने इसका एग्रीमेंट साइन किया हुआ है और उस कंट्री के अंदर हम लोग को करप्ट प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है, उस कंट्री के अंदर उस कंट्री की ही सरकार, गवर्नमेंट जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस कर रही है, वहां के सिटीजन्स को ही मार रही है, राइट, यानी कि इस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है, अत्याचार हो रहा है ह्यूमन राइट्स का, तो ऐसी कंट्री के ऊपर भी जो है ये एक्सरसाइज अपना पूरा कंट्रोल जो है वो कंडक्ट कर सकती है, राइट, यानी कि ज्यूरिसडिक्शन अपना फैसला जो है वो इस तरीके से सुना सकती है ऐसी कंट्री के ऊपर, अगर कोई उस वहां की कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो अलग इस प्रकार की प्रैक्टिस में, क्रिमिनल प्रैक्टिस में अगर इन्वॉल्व हो, तो करप्ट प्रैक्टिस में अगर इन्वॉल्व हो, तो समझ पा रहे हो। तो ये है, और इंडिया इसकी पार्टी नहीं है, मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए इसके बारे में, सिंपल सी चीज। एंड गाइस, पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा नोटिस मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। गाइस देखिए, कल का जो लेक्चर है क्वाइट पॉसिबल डिले हो सकता है या फिर कल नहीं आएगा, राइट, और परसों के दिन आपको मर्ज लेक्चर मिल जाएगा 10 तारीख और 11 तारीख का। एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं किसी अर्जेंट काम से, एंड आते आते शायद मुझे लेट हो सकता है, और अगर मैं जल्दी आ जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको टाइम पर लेक्चर मिल ही आएगा। बट इनकेस अगर मैं नहीं आ पाया टाइम पे तो टेंशन मत लेना, और ये चीज अपनी दिमाग में फिक्स कर लो, मेरे रेगुलर व्यूअर्स को ऑलरेडी पता है, यहाँ पर कोई भी न्यूज नहीं छूटती है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाता है, अपन सब टॉपिक जो है वो कवर करते हैं A to Z, राइट। तो उस चीज की आप बिल्कुल मतलब टेंशन मत लेना कि अगर लेक्चर नहीं आ रहा तो क्या उस दिन का टॉपिक छूट गया, नहीं, मैं मर्ज करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा और आपको पूरे टॉपिक्स मिलेंगे, दैट इज माई गारंटी, राइट। अच्छा, एक और चीज, अगर इनकेस में नहीं आता और जिन दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो अगर कमेंट करें तो आप में से कोई एक दो मतलब ले लेना ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीच बीच में आके देख लेना, अगर बाई चांस लेक्चर नहीं आता है और अगर किसी ने कमेंट किया हो तो उसको बता देना प्लीज, या फिर टेलीग्राम के ग्रुप में इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि वहां पर मेरे पास कनेक्टिविटी नेटवर्क नहीं रहेगा। अब जब भी समय समय पर मिलेगा मुझे, या फिर अगर मैं गाड़ी कहीं पे रोकता हूं तो, क्योंकि मैं खुद ही जा रहा हूं ड्राइव करके, तो अगर इनकेस मैं रोकता हूं तो फिर मैं चेक कर लूंगा और रिप्लाई कर दूंगा। अगर नहीं कर पा रहा तो आप लोग में से कोई वॉलंटियर कर लेना, यानी कि कर देना रिप्लाई, ठीक है। तो बस ये एक छोटी सी नोटिस देनी है, बट बाकी मेरी तो पूरी वही है कोशिश कि मैं टाइम पर आ जाऊं और आपको टाइम पर लेक्चर मिल जाए, ठीक है। और पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं, तो ये छोटी सी एक नोटिस आप लोगों को देना था। तो देखिए, यहां पर बात हो रही है इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में। तो ये है क्या, इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो देखो गाइस, हमारा जो पूरा एनवायरमेंट है, ये एनवायरमेंट हमें काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। कैसे? जैसे कि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ये भी एक सर्विस है, ये पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, खाना मिलता है, राइट, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये हमें एनवायरमेंट प्रोवाइड करा रहा है। वैसे ही दूसरी चीज एक रेगुलेटिंग सर्विस होती है, जिसमें एनवायरमेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब सक कर रहा है, यानी कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो एनवायरमेंट में से जो ह्यूमन ने जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकाल के रखा हुआ है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस भी जो है वो प्लांट्स के द्वारा किया जा रहा है। बट हम लोगों ने इस चीज को इम्बैलेंस कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि जितना उसकी कैपेसिटी उससे कहीं ज्यादा हमने कर दिया रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में, और प्लस हम लोगों ने पेड़ पौधे काट दिए, डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी कर ली, तो और इम्बैलेंस हो गया, है ना सिचुएशन। इसके अलावा जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, तो इनको जैसे ये फ्रॉग्स वगैरह इंसेक्ट्स खा लेते हैं, तो वो भी एक प्रकार से पेस्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करते हैं। और काफी सारे जैसे जो डेड और डिकम्पोज बॉडीज होती हैं उनको काफी सारे दूसरे एनिमल खा लेते हैं, वल्चर हो गई जैसे फॉर एन एग्जांपल। तो ये जो पूरा एनवायरमेंट है, पूरा जो इकोसिस्टम है, तो ये हमें काफी सारी ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराता है जिसको हम लोग ग्रांटेड ले लेते हैं, इग्नोर करते हैं, ह्यूमन बींग्स, राइट। इसके अलावा जैसे ह्यूमन बींग को कहीं रिलैक्स करना है तो वो चले जाते हैं बीच के पास, चले गए, या लेक, उनके घर के आसपास कहीं लेक है तो बस पार्क में बैठकर रिलैक्स कर रहे हैं, वहां पर कोई पैसे तो लगे नहीं। पार्क में जाने के लिए आप भी देखते हो कि कोई पैसा वगैरह तो चार्ज करते नहीं है, लगता नहीं है, वहां पे जाके रिलैक्स कर सकते हो आप मस्त, यानी कि आप कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के मजे ले रहे हो। ह्यूमन बींग्स कहीं ना कहीं हम लोग एनवायरमेंट के मजे लेते हैं और उसको जो है वो रिटर्न में कुछ नहीं दे पाते। और क्योंकि देखो, एनवायरमेंट तो आपसे पैसा मांगेगी नहीं, बट वो इतनी सारी जो हमें सर्विसेज ऑफर कर रही है, उसी सर्विसेज को जो है वो इकोनॉमिकली अभी कैलकुलेट किया गया है। अभी एक स्टडी कंडक्ट हुई है TERI के द्वारा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उसने इकोनॉमिकली कैलकुलेट किया है कि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो क्या बननी चाहिए, राइट। और इन सब चीजों को लोगों को बता के, लोगों के बीच में ये चीज जो है वो ये अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाती है कि एनवायरमेंट जब ह्यूमन बींग्स को इतना सब कुछ देता है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एनवायरमेंट को कंजर्व करने की, प्रोटेक्ट करने की, राइट, जिससे कि सस्टेनेबल तरीके से हम लोग डेवलपमेंट करें और फ्यूचर जनरेशन को कोई नुकसान भी ना पहुंचे और हम लोग कदर करें एनवायरमेंट की, इसको ग्रांटेड ना लें। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट।
तो ये चीज है इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर। तो अगर इकोसिस्टम सर्विसेज आते हैं तो आप ये वाली बस फोटो ध्यान में रखिएगा कि किस प्रकार से हमें एनवायरमेंट जो है वो मदद करता है और फ्री ऑफ कॉस्ट में ये हमें काफी सारी सर्विसेज जो है वो ऑफर करता है, बट हम जो है उसको बदले में नुकसान ही पहुंचा रहे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो यहां पर ह्यूमन बीइंग्स के बीच में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, ऐसी कुछ वैल्यूज निकालकर कि ह्यूमन बीइंग्स को पता लगे कि यार इतना पैसे की चीज जो है वो आपको फ्री में मिल रही है, और आप जानते हैं कि फ्री की कदर जो है वो किसी को होती नहीं है। तो देखो यहां पर एक स्टडी कंडक्ट की गई है TERI ने, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने, और जिसमें एनुअल इकोनॉमिक वैल्यू निकाली है दिल्ली जू के इकोसिस्टम सर्विस की, यानी कि दिल्ली जू के अंदर क्या क्या सर्विसेज जो है वो ऑफर की जा रही है एनवायरमेंट की सर्विसेज, तो उसकी वैल्यू निकाली गई। तो ये 426 करोड़ रुपए पाई गई सिर्फ एक दिल्ली जू की। इसमें मदद करी है सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा। और इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एजुकेशन और रिसर्च, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, रिक्रिएशनल और कल्चरल कंट्रीब्यूशन। तो ये सब चीजें जो है वो ध्यान में रखी गई और इस पर जो है वो पूरा चार्ट प्रिपेयर किया गया। और इसकी वन टाइम कॉस्ट अगर हम लोग की बात करें, वन टाइम इकोसिस्टम सर्विस की कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें तो 55,209 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अगर इसकी लैंड की वैल्यू और हम लोग कैलकुलेट करें दिल्ली जू के, तो ये 55,209 करोड़ रुपए यहां पर बताई जा रही है, राइट। तो ये इतनी सब चीजें जो है वो लोगों को, सिटीजन्स को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर की जाती है। अब देखो आप बोलोगे कि सर जू में जाने के लिए कुछ पैसा तो लगता है, कितना लगता है? 10 रुपए, और क्या 10 रुपए में एंटर कर ही सकते हो आप आराम से, 20 रुपए ज्यादा से ज्यादा, बट उसके बदले में कितना सब कुछ मिल रहा है वो भी तो सोचो। आप वहां पे आके रिलैक्स कर सकते हो। इवन तो मुझे तो काफी पसंद है, पता नहीं क्यों, मैं तो जू में काफी ज्यादा जाता हूँ, कई बार भी जाता हूँ मैं, तो मुझे जू में घूमना, ये नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूमने में मजा आता है बहुत, पता नहीं क्यों। होता है, सब लोग का इंटरेस्ट होता है, आप में से काफी सारे लोगों का भी होगा कि ये सब, जैसे कि मुझे स्पेशली बियर्स को देखने में बहुत अच्छा लगता है, उनकी एक्टिविटीज वगैरह। चलो एनीवेज आगे की बात करें तो ये चीज यहां पर बताई गई और इस प्रकार से ये कॉस्ट दिखाकर लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट की गई कि किस प्रकार से हमें एनवायरमेंट इतना सब कुछ देता है और हम उसकी कदर नहीं करते हैं। और ये पहली इस प्रकार की स्टडी जो है वो कंडक्ट की गई है, जो कि एक पावरफुल बेसलाइन असेसमेंट के तौर पर देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विस जो जू के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है उसके लिए, राइट। और एस्टिमेट जो है ये बेसिकली ओवरऑल हमारी कंट्री के जितने भी जूज हैं तो वो कितनी सर्विस ऑफर करते हैं, तो उसका भी एक असेसमेंट जो है वो ये हम लोग को देखने को मिलेगा आने वाले समय में। यानी कि एस्टिमेट जो है वो हेल्प करेगा कि दूसरे जूज के अंदर किस प्रकार की मतलब क्या उसकी कॉस्ट होने वाली है, ये वाली इकोसिस्टम कॉस्ट, यस इकोसिस्टम सर्विस, राइट। तो इकोसिस्टम सर्विस क्या है कि जो भी बेनिफिट जो है वो इकोसिस्टम से लोगों को मिल रहा है वो पूरा मैंने आपको इजी तरीके से एक्सप्लेन किया। जैसे कि सर्विस और गुड्स लाइक फूड हो गया, वुड हो गया, दूसरे रॉ मटेरियल्स वगैरह हो गए, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये सब एसेंशियल रेगुलेटिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि क्रॉप्स का पॉलिनेशन प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन से, वाटर प्यूरिफिकेशन में भी मदद करते हैं काफी सारी ऐसी स्पीसीज वगैरह, राइट। और कल्चरल सर्विसेज जैसे कि रिक्रिएशनल और सेंस ऑफ अ प्लेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जगह है, उस जगह पर आप जाकर रिलैक्स करते हो, एंजॉय करते हो, तो वो भी एक प्रकार की ऐसी चीज है जो कि इसके अंदर आ जाती है। तीसरी सर्विस के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है रिक्रिएशनल के अंदर, राइट। तो इसमें प्रोविजन सर्विसेज आती है, रेगुलेटिंग सर्विस आती है, सपोर्ट सर्विस आती है, कल्चरल सर्विस आती है। देखो इसको मैं आपको दिखाता हूं ये वाले चार्ट को, तो आपको और बेटर तरीके से क्लियर होगा। रेगुलेटिंग सर्विस यानी कि एयर क्वालिटी को रेगुलेट किया जाता है। कैसे रेगुलेट किया जाता है? तो आपको पता है कि प्लांट्स भी जो है वो एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने का भी काम करते हैं, राइट। तो प्लांट्स ही मदद कर रहे हैं। और क्लाइमेट हो गया, वाटर हो गया, जो वाटर रन ऑफ जिसको हम लोग बोलते हैं कि पानी जो है उसके थ्रू जो सॉइल वगैरह जो इरोजन होता है तो उसको भी रोकते हैं प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स भी मदद करते हैं ना, सॉइल को जकड़ के रखते हैं, तो सॉइल इरोजन वगैरह जो है वो नहीं होता है, राइट। इसके अलावा नेचुरल हजार्ड से बचाया जाता है, पॉलिनेशन वगैरह, ये सब जो चीजें हैं वो रेगुलेटिंग के अंदर आ जाती है। सपोर्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो न्यूट्रिएंट साइकिल, वाटर साइक्लिंग, सॉइल फॉर्मेशन, फोटोसिंथेसिस, तो ये सपोर्टिंग मतलब सर्विस है जो ऑफर की जाती है एनवायरमेंट के द्वारा, इकोसिस्टम के द्वारा। कल्चरल की बात करें, एथिकल वैल्यूज, जो एग्जिस्टेंस वैल्यू हम लोग को इको टूरिज्म के लिए देखने को मिलती है तो वो भी इसके अंदर मौजूद हो जाती है। प्रोविजनिंग सर्विस की अगर हम लोग बात करें, फूड, फाइबर, बायोमास, फ्यूल, फ्रेश वाटर, नेचुरल मेडिसिन, तो ये प्रोविजनल सर्विसेज के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। नेचुरोपैथी के बारे में भी अभी कुछ दिनों पहले अपन ने डिस्कस भी किया था, तो हालांकि नेचुरोपैथी का कंसेप्ट अलग है, बट नेचुरोपैथी के अंदर भी हमने देखा था ना काफी सारी जड़ी बूटियों को भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ जड़ी बूटियां वगैरह जो होती हैं वो भी ह्यूमंस की हेल्थ के लिए काफी यूजफुल होती हैं, जिसको हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, राइट। तो यहाँ पर इसी को लेकर ये एक स्टडी जो है वो कंडक्ट हुई थी, जिसका एक अच्छा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए।
नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो काफी खतरनाक ये टॉपिक देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि अमेजोन के अंदर इतनी ज्यादा फायर हुई है, यानी कि आपने देखा होगा ना अमेजोन फायर, अमेजोन जंगल में आग लग गई है, तो उसके केसेस आपने 2019 में भी देखे होंगे, 2020 में भी देखे हैं, अपन ने डिस्कस भी किया है इवन। तो ये बताया जा रहा है कि अमेजोन के अंदर इतनी बुरी दशा हुई है कि उसके चलते अमेजोन का 40% एरिया अगर यही कंटिन्यू रहा, इसी प्रकार की वाइल्ड फायर्स अगर कंटिन्यू रही, तो 40% जो एरिया है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी खतरनाक बात यहां पर बताई जा रही है एक स्टडी के थ्रू। एक स्टडी कंडक्ट हुई थी ग्लोबल फायर एमिशन डेटाबेस प्रोजेक्ट के अंडर, अमेजोन फॉरेस्ट के ऊपर ये स्टडी थी और ये नासा के द्वारा हम लोग को देखने को मिली थी और इसकी रिपोर्ट जो है वो रिलीज हो गई है। रिपोर्ट में यही चीज बताई गई कि 2019 में जो आग लगी थी अमेजोन के अंदर, अभी तक इतना नुकसान पहले पास में नहीं हुआ जितना अभी हुआ है, और 2020 में तो और ज्यादा जो है वो आग के केसेस बढ़ गए। थाउजेंड्स की मात्रा में आग लगी थी। 7,600 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है अक्टूबर तक वो जल गया था अमेजोन के अंदर। अब देखो फॉरेस्ट जलते हैं तो फॉरेस्ट में सिर्फ प्लांट्स नहीं जलते हैं, उनके साथ वहां पर रहने वाली स्पीसीज जो एनिमल्स हैं उनकी भी गति हो जाती है, मतलब दुर्गति, मतलब यानी कि उनकी भी हालत खराब, मर जाते हैं काफी सारे एनिमल्स, राइट। तो ये चीज है, तो ये इतना बड़ा जो है वो वाइल्ड फायर का डिस्ट्रक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसके अलावा इंटरनेशनल अटेंशन जो है वो अभी इस समय पर 2020 में इस टॉपिक को नहीं मिला है, वाइल्ड फायर को नहीं मिला है, या अमेजोन में जो दुर्गति हुई है उसको इंटरनेशनल अटेंशन नहीं मिल पाया। उसकी वजह क्या थी? कोविड-19। पूरा फोकस, पूरा अटेंशन कोविड-19 में चला गया, बट और भी जो दूसरे मुद्दे हैं जिस पर स्पेशली ध्यान देना चाहिए तो वहां पर नहीं गया, राइट। और इसके अलावा कल आपको याद रहोगा, कल भी अपन ने बात करी थी कि जो वाइल्ड फायर होती है तो वाइल्ड फायर के कारण एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन रिलीज हो जाता है। यानी कि जो फॉरेस्ट एक टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने पर फोकस करता था, ऑक्सीजन रिलीज करने के ऊपर फोकस करता था, तो वही फॉरेस्ट जिसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया और आग लग गई, और आग लगने के कारण ये आग जो लग रही है वो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, राइट। तो जो फॉरेस्ट कार्बन सिंक के तौर पर हम लोग को देखने को मिलता था, कार्बन स्टोरेज के तौर पर देखने को मिलता था, वही कार्बन को रिलीज कर रहा है। इट्स जस्ट बिकॉज कि हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया। तो ये बेसिकली कल ही के टॉपिक में इसके बारे में और चर्चा करी थी, तो इसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा। कल के टॉपिक में 8 अक्टूबर में 1 घंटा 11 मिनट 52 सेकंड पे आप जाओगे तो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। वाइल्ड फायर और क्लाइमेट चेंज के लिंक के बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आप समझ जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि वाइल्ड फायर और क्लाइमेट चेंज जो आज की डेट में हम लोग नोटिस कर रहे हैं उसके बीच में लिंक क्या है, राइट। तो वो चीज भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से, तो जिनने नहीं देखा है वो देख लेना एक बार, कल ही का टॉपिक है, ठीक है। और 2019 तक ये एस्टिमेशन लगाया गया है कि 1917 से जो हम लोगों ने फॉरेस्ट को काटना शुरू किया, डिफॉरेस्टेशन करना शुरू किया, राइट। और फिर अभी जो ये फायर के इंसिडेंट्स, वाइल्ड फायर के इंसिडेंट्स हम लोग को देखने को मिले, तो उन सब के चलते अमेजोन फॉरेस्ट का 17% एरिया जो है वो खत्म हो चुका है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, अभी तक 17% खत्म हो चुका है, और उम्मीद ये है कि इस टिप पॉइंट पर चला गया है कि 40% तक का एरिया जो है वो डेजर्टिफिकेशन में तब्दील हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिल रही है। और चिंता वाली बात यही है कि रेन फॉरेस्ट जो है गाइस, तो ये बायोमास जो हम लोग देखते हैं ना, इस जगह पर काफी सारी स्पीसीज हैं तो वो यहां पर रहती है, तो यहां का बायोमास भी जो है वो कम हो गया है, लूज हो गया है। और बायोमास लूज होने के कारण अब देखो, एक तो यहां पर स्पीसीज वगैरह जो है वो मौजूद नहीं है इस एरियाज पे अब आज की डेट में, राइट, क्योंकि यहां पर ऑब्वियसली बात है कि प्लांट्स वगैरह जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, हम लोग को देखने को मिल रहा है। और जिन प्लांट्स के अंदर कैपेबिलिटी थी कार्बन को कंज्यूम करने की, वही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, वही सेम चीज जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी थी, जलने के कारण, राइट। और अगर एनुअल फायर इसी प्रकार से, यानी कि हर साल इसी प्रकार से आग जो है वो जलती रही, आग के केसेस अमेजोन में इसी प्रकार से हम लोग को देखने को मिलते रहे, इसको अगर रोका नहीं गया तो पूरे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कार्बन सिंक, यानी कि पूरे दुनिया भर में अमेजोन फॉरेस्ट ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा कार्बन जो है उसको कंज्यूम करता है, उसका इनटेक करता है, तो वो जो है वो ऐसा होगा नहीं। और इसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉब्लम जो है, और जो प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरमेंट में, वो और जो है वो कंटिन्यू रहेगा, बरकरार रहेगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है इस रिपोर्ट के अंदर। और ये फॉरेस्ट जो है वो सेमी एरिड सवाना में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बंजर जमीन जो है वो हम लोग को अब देखने को मिलेगी आने वाले समय में। डेजर्टिफिकेशन
हम लोग को देखने को मिल सकता है। प्रिडिक्ट किया गया है कि डिफॉरेस्टेशन जो अमेजॉन फॉरेस्ट के अंदर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो टिप पॉइंट पर है, यानी कि सैचुरेशन वाले पॉइंट पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इसके ऊपर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सेमी एरिड क्षेत्र में, यानी कि बंजर क्षेत्र जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, बंजर क्षेत्र जो यहाँ पर जो इस टाइप का होता है कि जहां पर कोई भी वेजिटेशन वगैरह नहीं हो रहा, तो ऐसे सेमी एरिड या सेमी बंजर आप कह सकते हो, तो ऐसे एरिया में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और अगर डिफॉरेस्टेशन रेन फॉरेस्ट का कंटिन्यू रहा तो 20 से 25% टोटल डिफॉरेस्टेशन जो है वो इस प्रकार का हम लोग को देखने को मिला। डेजर्टिफिकेशन, तो मैं आपको बता रहा हूं, डेजर्टिफिकेशन में जो है वो तब्दील हो जाएगा कुछ ही समय में। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है ये, तो 8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री आप देखते हो मैप में, उतनी कंट्री जितना एरिया अमेजॉन फॉरेस्ट का हम लोग को देखने को मिलता है। तो इतना बड़ा एरिया इस फॉरेस्ट का है, और ये फॉरेस्ट के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है अमेजॉन नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज, जिसके ऊपर डिपेंडेंट है यहाँ की 8 कंट्रीज, राइट। तो ये चीज यहां पर हम लोग को देखने को मिलती है। और ये 8 कंट्रीज कौन सी है, तो ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सुरीनेम, तो ये 8 कंट्री, और साथ ही साथ ये ओवरसीज टेरिटरी हम लोग को फ्रेंच गुयाना की भी देखने को मिलती है, राइट। तो ये 8 कंट्रीज जो है ये पूरी की पूरी डिपेंडेंट है इस फॉरेस्ट के ऊपर और रिवर के ऊपर, और अगर ये फॉरेस्ट बचेगा नहीं तो रिवर पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। अब डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, अब डेजर्टिफिकेशन जब होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि रिवर फिर वहां पर बचेगी नहीं, और रिवर के ऊपर और इसकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर ये इतनी सारी कंट्रीज जो है वो डिपेंडेंट हम लोग को देखने को मिलती है। इस रिवर के बेसिन की अगर हम लोग बात करें तो 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे ये फैला हुआ है। 40% ब्राजील का जो टोटल एरिया जो है ये हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पर अगर आप इसको देखेंगे तो नॉर्थ साइड पर गुयाना हाईलैंड्स आपको दिखाई देंगे, एंडीज माउंटेन्स इसके वेस्ट में है, ब्राजीलियन सेंट्रल प्लेटू इसके साउथ में है, और एटलांटिक ओशियन इसके ईस्ट में हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, इधर जो है वो एटलांटिक ओशियन है। यहाँ पर देखिए एंडीज माउंटेन से रिलेटेड भी आपसे प्रीलिम्स वगैरह में पूछा जा सकता है कि ये एंडीज माउंटेन कहाँ पर है, तो आप देखो ये एंडीज माउंटेन्स आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है, ये साउथ अमेरिका में, ठीक है, याद रखना थोड़ा सा ये वाली बात भी। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है इससे रिलेटेड। और मतलब अगर यहाँ पर मान के चलो कि ये पूरी चीज तो मैंने आपको बताई दी थी कि अगर यहाँ पर फॉरेस्ट जलेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि जो फॉरेस्ट कार्बन को कंज्यूम करते थे, यानी कि जो पूरे दुनिया भर के जो ये कार्बन बजट जो है उसको बैलेंस करने का काम करते थे, तो वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, और उसको लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो पूरी दुनिया भर में देखने को मिलेगी। टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज के इशू जो है वो और भी एनहांस हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसकी एक अच्छी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। अब बात हो रही है नोबेल प्राइज के बारे में। तो 2020 का नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में ये मिला है 3 साइंटिस्ट को। इनमें से 2 अमेरिकन है और एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है। जो 2 अमेरिकन साइंटिस्ट है उनके नाम की बात करें तो हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस, तो ये 2 अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, और एक जो है ब्रिटिश साइंटिस्ट जिनका नाम है माइकल हॉक्टन। तो इनको नोबेल प्राइज मेडिसिन और फिजियोलॉजी की फील्ड में मिला है। इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी करी है, खोजा है हेपेटाइटिस सी वायरस को। इनके कंट्रीब्यूशन जो है गाइस वो हेल्प कर रहे हैं ये एक्सप्लेन करने में कि ये जो मेजर सोर्स हम लोग को ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस का देखने को मिलता है, राइट, तो ये अभी तक हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी वायरस के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया गया था। यानी कि साइंटिस्ट ने जब हेपेटाइटिस ए और बी को देखा था तो उसके थ्रू जो है वो पता नहीं लग रहा था कि हेपेटाइटिस सी का नेचर क्या है। बट अब इन साइंटिस्ट ने जो है वो इसको एक्सप्लेन किया, इनकी डिस्कवरी ने इस चीज को एक्सप्लेन किया, और इनकी डिस्कवरी के कारण बताया जा रहा है कि जो हाईली सेंसिटिव ब्लड टेस्ट हम लोग को वायरस का देखने को मिलता है वो अब अवेलेबल हो जाएगा। अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो जाएगा हेपेटाइटिस सी का, जिससे कि हेपेटाइटिस सी की प्रॉब्लम जो है वो और लोगों में नहीं बढ़ेंगी, राइट। यानी कि उसको जल्द से जल्द डिटेक्ट करके जो है वो उसको ट्रीट कर लिया जाएगा। इसमें जैसे कि हेपेटाइटिस सी की जब प्रॉब्लम बढ़ती है तब लोगों को लिवर कैंसर होने के भी चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, तो ये रोका जा सकता है, राइट। और ये चीज यहां पर बताई जा रही है कि जो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस का हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि आज की डेट में ऑलरेडी काफी सारी कंट्रीज में हो रहा है, राइट, तो उसमें भी काफी मदद जो है वो मिली है, राइट। और ये डिस्कवरी जो है ये अलाउ करेगी कि जल्दी से जल्दी एंटीवायरल ड्रग भी जो है वो डेवलप हो जाएंगे हेपेटाइटिस सी के। और ये देखो गाइस, हेपेटाइटिस ए जो होता है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि ये ब्लड बॉर्न नहीं होता है, बट बी और सी जो होते हैं वो ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। यानी कि इसका जो ट्रांसमिशन होता है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर ये वायरस ट्रांसमिट होगा तो ये सिर्फ ब्लड के थ्रू होगा, राइट। और ए जो है वो ब्लड के थ्रू नहीं होता है। तो इसके बारे में भी अपन अभी चर्चा करते हैं।
तो हेपेटाइटिस सी एक लिवर डिजीज है, लिवर को खराब करने की एक बीमारी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और ये होती किसके कारण है? हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण, जिसको HCV हम लोग कहते हैं। और ये वायरस दोनों ही होता है, एक्यूट भी होता है, क्रॉनिक भी हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। यानी कि एक्यूट यानी कि काफी सीवियर हो जाता है, और क्रॉनिक यानी कि लंबे समय तक ये इशू जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है हेपेटाइटिस का। और हेपेटाइटिस सी जो होती है वो एक मेजर कारण है लिवर कैंसर का, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया था। कैसे होती है, स्प्रेड कैसे होती है? तो ब्लड बॉर्न वायरस ये है, और कॉमन मोड जो है इसके इन्फेक्शन का वो ये है कि स्मॉल क्वांटिटीज जो ब्लड की होती है अगर वो ही एक्सपोज हो जाए, यानी कि एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर थोड़ी सी भी अगर क्वांटिटी किसी की, यानी कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन की ब्लड की अगर चली जाती है, या उसके कांटेक्ट में अगर आ जाते हैं इस प्रकार से, यानी कि वो फ्लूइड जो है, ब्लड का फ्लूइड वो अगर ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर जाता है, तब एक सामने वाले व्यक्ति को ये हेपेटाइटिस सी का इशू जो है वो हो सकता है। इसकी एंटीवायरल मेडिसिन हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि 95% पर्सन को, यानी कि जो भी इन्फेक्टेड होता है, तो 95% लोगों को ये क्योर कर देती है हेपेटाइटिस सी से, यानी कि जिनको भी ये इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस सी का। तो ये काफी अच्छी बात है। तो इसमें डेथ के चांसेस, डेथ के केसेस जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। बट ये वाली जो एंटीवायरल मेडिसिन जो है वो ज्यादातर अवेलेबल नहीं हो पाती लोगों के बीच में। और दूसरी एक बड़ी प्रॉब्लम, सही समय पर इसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता हेपेटाइटिस सी वायरस का। तो ये भी एक बड़ा इशू है। बट अब से ऐसा नहीं होगा। इन तीनों साइंटिस्ट ने इसी चीज के ऊपर ये कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, यानी कि अपना कॉन्ट्रीब्यूशन सामने रखा है, जिसमें कि हेपेटाइटिस सी वायरस जो है उसको समझने में इनकी जो रिसर्च जो सामने आई है, तो उसके थ्रू हम लोग को और भी मेजर डेवलपमेंट इस सेक्टर में, हेपेटाइटिस सी को प्रॉपर तरीके से डायग्नोस और क्योर करने के सेक्टर में काफी काम जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा, और काफी मदद जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो देखने को मिलेगी। और आज की डेट में कोई भी इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट, बट रिसर्च अभी भी इसकी चल रही है। दूसरे जो टाइप्स है वायरसेस की, ये वाले हेपेटाइटिस वायरसेस की, तो ये टोटल 5 टाइप्स होते हैं, A B C D E, जिसमें अपन ने बात करी थी B और C जो है, और इवन D भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये B, C और D ये ब्लड बॉर्न हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि ब्लड के थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं। बट A और E जो है वो इंजेक्शन के थ्रू, यानी कि अगर हमने खाना खाया, कोई भी खराब खाना है, कंटामिनेटेड फूड हम लोग को जो देखने को मिलता है, या पानी हम लोग को देखने को मिलता है, तो खाने और पानी के थ्रू जो है वो बॉडी में जाता है। बट ब्लड के थ्रू अगर कोई जाएगा तो वो B, C और D है, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, B, C, D ब्लड बॉर्न है। A और E जो है वो, अगर कोई भी हम लोग इस प्रकार का खराब कंटामिनेटेड खाना खा रहे हैं, तो उसके कारण ये हेपेटाइटिस का इशू जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो ये खाने और पानी के थ्रू जाता है बॉडी में A और E, बट B, C और D ब्लड के ट्रांसमिशन के थ्रू एंटर करता है बॉडी में, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, इनकी थ्योरी, इनकी रिसर्च से रिलेटेड, और हेपेटाइटिस के बारे में अपन ने बात करी, बेसिक इंफॉर्मेशन जानी। अब बात करेंगे नोबेल प्राइज इन मेडिसिन के बारे में। तो ये प्राइज, ये अवार्ड दिया जाता है नोबेल असेंबली के द्वारा, जो कि स्वीडन स्टॉकहोम में हम लोग को देखने को मिलती है। ये इंस्टीट्यूट है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट। अब देखो TET जो है ना वो लिखा हुआ है, ये इंस्टीट्यूट का नाम है। आप ये मत बोलना कि सर स्पेलिंग गलत हो गई, यही है, ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम है एग्जैक्टली। ये पहली बार ये अवार्ड 1901 में दिया गया था। इस अवार्ड में गोल्ड मेडल मिलता है, और बहुत सारा पैसा, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है, यानी कि लगभग 11,18,000 $, इतना अमाउंट जो है वो विजेताओं को मिलता है। और ये अमाउंट जो है, ये आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज किसके नाम पर रखा गया है? तो एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे रखा गया है। इन्होंने जो ये वसीयत छोड़ी थी अपनी 124 साल पहले, उनकी वसीयत में से ये प्राइज जो है वो दिया जाता है विजेताओं को। तो आप सोचो कितने अमीर थे यार ये, मतलब इतना अमाउंट जो है, मतलब हर साल हम लोग को देखने को मिलता है कि विजेताओं को मिलता है। और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा भी अमाउंट जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, दिया जाता है, राइट। तो वो उनकी वसीयत से निकाल के दिया जाता है, जो कि वो 124 साल पहले छोड़कर गए थे, मानना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब आगे की बात करें हम लोग। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब यहां पर बात करेंगे कामात पैनल के बारे में। तो याद आ रहा है आपको केवी कामात कमेटी के बारे में? 11 अगस्त 2020 को अपन ने चर्चा करी थी। ये कमेटी RBI के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, बनाई गई थी। RBI ने ये काम सौंपा था इस कमेटी को कि इस समय पर, एट प्रेजेंट टाइम पर, जो कोरोना वायरस के क्राइसिस के समय पे जो स्ट्रेस, जो इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, NPA के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, स्ट्रेस एसिड के इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, कंपनीज में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, राइट। तो उसको रिजॉल्व करने को लेकर ये रिकमेंडेशन है। तो इनका एक रिकमेंडेशन अभी सामने आया है, और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए भी है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने RBI को कहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि जल्दी से जल्दी कदम उठाएं और केवी कामात कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर इंप्लीमेंटेशन जो है वो शुरू किया जाए। यानी कि उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था, तो उसको फाइनल जो है वो करके इसको इंप्लीमेंट करें, उनके रिकमेंडेशन को, राइट। जिससे कि जितने भी सेक्टर्स कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते स्ट्रेस में हम लोग को देखने को मिल रहा है, अफेक्ट हुए हैं, तो उनको
राहत जो है वो प्रोवाइड की जा सके। काफी सारे रिट पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास फाइल हुए थे ये हाईलाइट करते हुए कि जो बोरोवर्स हैं, यानी कि जिन्होंने लोन लेके रखा हुआ है, जो छोटे और बड़े दोनों ही इसमें हम लोग को जो देखने को मिलते हैं, तो उनके ऊपर जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो चार्ज किया गया है, और ये बेसिकली मोरेटोरियम के बाद हम लोग को जो देखने को मिल रहा है, और क्योंकि मोरेटोरियम का पीरियड जो 31 अगस्त को खत्म हो गया था, तो वो भी उनको काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है, क्योंकि धंधा पानी पूरा बंद था ना, तो इसीलिए जो है उनको प्रॉब्लम आ रही है। मोरेटोरियम का मतलब आपको पता होगा ना, मैंने कई बार एक्सप्लेन भी किया। इवन मोरेटोरियम बेसिकली वो राहत वाला पीरियड होता है, यानी कि इस समय पर अगर आप लोन नहीं दोगे, जैसे अभी हमने देखा था कि मोरेटोरियम पीरियड हम लोग को 3 महीने का देखने को मिला था, कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जिस पीरियड में अगर जो बोरोवर्स हैं अगर वो लोन नहीं चुकाते हैं तो उनके सिविल स्कोर पर कोई हानि नहीं पहुंचेगी। सिविल स्कोर का भी मतलब पता होगा आपको कि यानी कि उनका जो क्रेडिट स्कोर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो अगर डाउन होता है तो सामने वाले को लोन मिलने में काफी परेशानी होती है। और दूसरी बात, उनको बैंक्स परेशान नहीं करेगी कि वो ईएमआई क्यों नहीं भर रहा है, राइट। तो ये एक राहत जो है वो प्रोवाइड की गई थी सरकार के द्वारा मोरेटोरियम के थ्रू। तो अब मोरेटोरियम का पीरियड खत्म हो गया और उसके ऊपर जब कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो भी जो है उसके कारण भी ये जो ऑलरेडी जो कंपनीज वगैरह जो हम लोग को देखने को मिल रही हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो वो काफी स्ट्रेस में है एट प्रेजेंट। तो इसको लेकर काफी सारी पिटीशन हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आई थी। फिर उसके बाद अगस्त में ये कमेटी सेटअप हुई कि जैसे जैसे करके जो है वो स्ट्रेस को कैसे कम करना है उसका रिकमेंडेशन देगी केवी कामत कमेटी, राइट। रिकमेंडेशन क्या है सामने, तो ग्रेडेड अप्रोच की यहां पर बात हुई। ग्रेडेड अप्रोच मतलब बैंक्स को यह कहा गया कि बैंक जो है वो अलग अलग लोगों के अकाउंट्स को क्लासिफाई करें। किस तरीके से, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड यानी कि किसी कोरोना वायरस के समय पे अगर किसी अकाउंट होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ा ज्यादा, क्योंकि देखो बैंक्स के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, जो आपकी बैंक है, आपकी बैंक को पता है कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, तो बैंक के पास ये इंफॉर्मेशन होती है। तो बैंक को ये कार्य सौंपा जाए कि बैंक क्लासिफाई करें 3 कैटेगरीज में कि किस अकाउंट में प्रॉब्लम्स उतनी नहीं हो रही है कोरोना वायरस के समय पे, किस अकाउंट में थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम है बट वो मैनेजेबल है, बट और किस अकाउंट में बहुत ही बुरी स्थिति है, राइट, अकाउंट होल्डर की, यानी कि वो बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रहा है अपने मतलब रेवेन्यूज उसके पास आ नहीं रहे हैं और उसके ऊपर लोन का स्ट्रेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इनकम सोर्स जो है उसकी जीरो हो गई है। तो इस तरीके से जो है वो क्लासिफाई करने के बाद जिसको जरूरत है उस पर काम किया जाए, यानी कि उसको कोई राहत प्रोवाइड किया जाए, उसका लोन जो है वो दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया जाए, राइट। तो इसको लेकर ये चीज इन्होंने बताई, ग्रेडेड अप्रोच, याद रखना। दूसरी चीज इन्होंने बताई कि 5 फाइनेंशियल पैरामीटर्स की चर्चा करी कि जितने भी सेक्टर्स डिफिकल्टीज में हैं उनके ये 5 फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बारे में बात करी। टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज टू एडजस्टेड टेंजिबल नेटवर्थ, टोटल डेट टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, राइट। इसके अलावा डेट सर्विस कवरेज रेशियो, करंट रेशियो और एवरेज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो ये क्या है पैरामीटर्स, तो देखो ये 5 फाइनेंशियल पैरामीटर्स है जिनको देखते हुए बैंक ये चीज डिसाइड करेगी कि किसको मदद करनी है, यानी कि किसको कौन स्ट्रेस में है और किसको स्ट्रेस से जो है वो बाहर निकालना है, किसके लोन को रीस्ट्रक्चर करना है। अब ये पांचों की पांचों चीज मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ये यहां पर पूरा लिखा हुआ है मैंने पांचों चीजों के बारे में भी, बट अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं, नहीं तो फिर फ्लो जो है वो अपना टूट जाएगा। तो ये 5 चीज क्या है तो उसके बारे में अभी अपन चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए मोटे मोटे तौर पर ये जान लो कि ये कुछ ऐसी चीज है जिसके थ्रू बैंक्स जो है वो कंपनी जो भी अभी स्ट्रेस में है तो उनको उनके स्ट्रेस को फ्री करने के लिए ये 5 पैरामीटर्स के ऊपर बेस जो है वो डिसाइड करेंगे कि किसको जो है वो मदद मिलनी चाहिए या फिर कौन कंपनी जो है वो मदद मतलब उसको जरूरत है किस कंपनी को, तो वो चीज इन 5 चीजों के थ्रू पता लगेगी, राइट। और 26 सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए थे जिसमें ऑटो, एविएशन, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, पावर, रियल एस्टेट, टूरिज्म। तो ये 26 सेक्टर्स, जिनमें से ये कुछ सेक्टर्स थे, इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया कि यहां पर जो है वो फोकस ज्यादा रखना है, प्रायोरिटी इन सेक्टर्स को देना है, क्योंकि इन सेक्टर्स में प्रायोरिटी देने का मतलब यह है कि एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट कराना है, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन जो है वो अगर ठप हो गया तो कंस्ट्रक्शन के ठप होने से सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो लेबर्स को होगा, राइट, दिहाड़ी मजदूरों को होगा। तो यहां पर इस पे इसीलिए ऐसे सेक्टर्स पर फोकस किया गया कि जो इकोनॉमी जो है उसको हम लोग रिवाइव कर सकें, राइट, क्योंकि हर एक चीज के पीछे लॉजिक होता है, वो लॉजिक आपको पकड़ना है, वही एक क्वालिटी आपको इस एग्जाम के लिए डेवलप करनी है। ऑटो सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, ऑटो यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, गाड़ियों बनाने वाले सेक्टर, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक गाड़ी जब बनती है ना, उस गाड़ी के बनने के पीछे सिर्फ एक कंपनी को, एक इंडस्ट्री को फायदा नहीं हो रहा है, उससे एसोसिएटेड काफी सारी इंडस्ट्री। कैसे गाड़ी को आप तोड़ दो मतलब उसको खोल दो आप, राइट। आप गाड़ी से निकाल लो सीट, ठीक है, अभी वो सीट कौन बनाएगी, दूसरी कोई इंडस्ट्री बनाएगी, लेदर इंडस्ट्री जैसे,
राइट। आप स्टील, गाड़ी बनती है स्टील से, तो स्टील इंडस्ट्रीज, राइट, तो वो गाड़ी में इन्वॉल्व है। अगर गाड़ी बिकेगी तो फायदा स्टील इंडस्ट्री को भी होगा। गाड़ी में कांच लगता है, ग्लास, तो ग्लास वाली इंडस्ट्री, टायर, टायर की इंडस्ट्री, राइट। ऐसे अगर मैं गाड़ी को अगर पूरी तरह से खोल दूं, अलग अलग उसके पार्ट्स निकाल दूं, तो काफी सारी इंडस्ट्रीज का लिंक आपको पता लगेगा, राइट। और ऑटोमोबाइल को सबसे नंबर 1 पे प्रायोरिटी पे क्यों रखा? क्योंकि अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरावट आएगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर रिवाइव नहीं हो पाएगा, तो उसके कारण जो लगे हुए उसके जो एसोसिएटेड सेक्टर्स हैं उनमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो यहां पर ये जो 26 सेक्टर जो आइडेंटिफाई किए गए ना, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा रोल ये है कि इसमें देखा गया कि ये जो सेक्टर्स हैं वो लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। हॉस्पिटैलिटी, होटल का बिजनेस, इसमें भी कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो यहां पर इस पर ज्यादा जो है वो प्रायोरिटी पे रखना है, इसको जल्दी से जल्दी निकालना है इन सेक्टर्स को स्ट्रेस से। अच्छा, कमिटी जो है इसका काम ये था कि पहले तो जितने 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो लोन्स हैं उनको रीस्ट्रक्चर करवाना, राइट। इसने रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया, यानी कि किस प्रकार से जो है वो एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है जिसके थ्रू पूरी चीज रिजॉल्व हो, जिसमें हमने देखा कुछ पैरामीटर्स जो है इसने बताए, राइट। और इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को ये रिलैक्सेशन मिलेगी, फायदा मिलेगा, उन्हीं लोगों को इसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा जिन लोगों को कोरोना वायरस के पीरियड में नुकसान हुआ है। यहां पर ऐसा नहीं होगा कि जिन लोगों को ऑलरेडी पहले से नुकसान है और फिर उनको भी हेल्प की जा रही, नहीं, सिर्फ कोरोना वायरस पर यहां पर ध्यान दिया है कि कोविड के पीरियड पे जिन कंपनीज को, जिन इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ है, जो स्ट्रेस में आई हैं, तो उनको यहां पर टारगेट करके, आइडेंटिफाई करके उनकी मदद की जाएगी, राइट। एंड ओनली दोज बोरोवर्स जिनका जो अरियर्स है, यानी कि जिनकी जो कर्जे वगैरह जो है, आउटस्टैंडिंग लोन्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो वो 1 मार्च की अगर हम लोग बात करें, 1 मार्च 2020 की, तो उससे पहले के लेस देन 30 डेज के होने चाहिए, यानी कि 1 मार्च से पहले 30 दिन के पहले पहले, यानी कि आप कह सकते हो कि फरवरी और मार्च के बीच में जिन कंपनीज की हालत खराब होना शुरू हो गई थी, तो उनको भी यहां पर कंसिडर किया जाएगा, वो भी एलिजिबल होंगी इस पूरे फ्रेमवर्क के लिए, यानी कि इस पूरी सहायता के लिए जो केवी कामत कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर देखने को मिली, राइट। और ये मेजर जो है गाइस वो क्यों जरूरी है इस प्रकार के, और ये डेट की जो प्रॉब्लम है, कर्जे की प्रॉब्लम है, वो सीरियस क्यों है? तो देखो, कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो ये 15.5 लाख आप कह सकते हो, 15.5 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में हम लोग को आज की डेट में देखने को मिल रही है कोरोना वायरस के बाद, यानी कि कोविड-19 जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद। कोविड-19 तो अभी भी है, बात तो हम कह ही नहीं सकते, तो कोरोना वायरस जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद ही हम लोग को देखने को मिल रही है कि ये 15.5 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में है। और एक और अगर हम लोग बात करें कोरोना वायरस से पहले की, राइट, बिफोर द पेंडेमिक, तो वो 22,20 हजार करोड़ का ये नुकसान, घाटा, स्ट्रेस हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिलता था। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है हमारी कंट्री की जो हालत खराब हुई है ना कोरोना वायरस के समय पे, ये इतनी ज्यादा इसलिए हो गई क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 2019 से जूझ रहे थे इकोनॉमिक स्लो डाउन से। मैंने आपको 2019 में भी पढ़ाया हुआ है कई बार, अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हम लोग इकोनॉमिक स्लो डाउन में पहले से ही थे। कोरोना वायरस ने और भार जो है वो बढ़ा दिया इकोनॉमी के ऊपर, राइट, और स्ट्रेस में डाल दिया। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो 37.5 लाख के आसपास या उससे थोड़ा ज्यादा आप कह सकते हो, तो इतना अमाउंट जो है वो बन के आ रहा है, जो कि सबसे ज्यादा, अगर बैंकिंग सेक्टर के कर्जे की अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्री के ऊपर 72% कर्जा है, राइट, 72%, जो कि अंडर स्ट्रेस हम लोग को देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 37% ये नॉन फूड बैंक क्रेडिट है, यानी कि आप नॉन एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर का जो क्रेडिट हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो लगभग 37% के आसपास है, राइट। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो रिटेल ट्रेड जो हम लोग को देखने को मिलता है, होलसेल ट्रेड है, रोड, टेक्सटाइल्स, तो ये भी स्ट्रेस फेस कर रही है। और जो सेक्टर्स कोरोना वायरस से पहले स्ट्रेस फेस कर रहे थे, वो एनबीएफसी हो गए, पावर हो गया, स्टील हो गया, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ये पहले से ही जो है वो अंडर स्ट्रेस में हम लोग को देखने को मिलते थे इकोनॉमिक स्लो डाउन के चलते, इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण। बट कोरोना वायरस के कारण और भी सेक्टर्स इंक्लूड हो गए, और साथ ही साथ ऑलरेडी जिन सेक्टर्स को नुकसान पहुंच रहा था, तो वो और ज्यादा जो है वो हो गया है, राइट। तो ये है जिसके बारे में एक अच्छी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए इस टॉपिक के बारे में। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें समझाता हूं, काफी इजी है कुछ टर्म्स, जैसे कि टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज टू एडजस्टेड टेंजिबल नेटवर्थ। तो ये क्या है? तो इसमें क्या होता है कि एक कंपनी है, एक बिजनेस है, एक इंडस्ट्री है, उसकी नेटवर्थ कितनी है, यानी कि उस कंपनी की वैल्यू कितनी है और उसके ऊपर कितना कर्जा है, इस चीज को जो है वो देखा जाता है। उसकी वैल्यू कितनी है, उसके ऊपर कितना कर्जा है। अगर कर्जा ज्यादा है वैल्यू से, यानी कि वो चुका नहीं पा रही है, तो फिर ऑब्वियस ही बात है वो बहुत स्ट्रेस में है। और इस स्ट्रेस के कारण जो नुकसान जो होगा वो किसको होगा? बैंक्स को होगा। बैंक का दिवालिया निकल जाएगा, बैंक एनपीए हो जाएगी, है ना। तो ये चीज है।
कंपनी का दिवालिया निकलता है, कंपनी अगर लोन नहीं पे कर पाती तो अल्टीमेटली दिवालिया किसका निकलता है? बैंक का निकलता है, क्योंकि बैंक ने वो लोन दे रखा है और लोन जो है वो वापस नहीं आ रहा बैंक के पास, रिकवर नहीं कर पा रही और बैंक फिर एनपीए हो जाती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक के अंदर हम लोग को देखने को मिलने लगता है बहुत ज्यादा, और इसके कारण से बैंक स्ट्रेस में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं से अगर ये लोन की सिचुएशन रिजॉल्व नहीं हुई ना तो बैंकिंग सिस्टम जो है वो भी डैमेज होगा। तो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर रखना है, ये लिंक भी जो है वो आपको बना के चलनी है, राइट। दूसरी बात, टोटल डेट टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या? वो सिंपल सा इसका मतलब ये है कि जो इनकम आ रही है एक कंपनी के पास, तो उस इनकम के ऊपर वो यानी कि वो लोन चुका पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। यानी कि एक कंपनी अगर पैसा कमा रही है अपनी सर्विसेज वगैरह को ऑफर करके, या जो भी उसकी इनकम हो रही है, अर्निंग हो रही है, तो उस अर्निंग में वो मतलब यानी कि अपनी ईएमआई चुका पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, तो इसको देखा जाता है। तो ये एक पैरामीटर है, राइट। तो आप देख पा रहे हो कि जितने भी ये पैरामीटर्स है किससे रिलेटेड है, ये चेक कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक कंपनी जो है वो कितने स्ट्रेस में है। तो ये चेक करने का तरीका है, वही चीज अभी केवी कामत ने बताया था कि आपको बैंक को जो है वो क्लासिफाई करना है 3 तरीके में, कि कौन कितने घाटे में, उससे ऊपर कौन है, मॉडरेट में कौन है, और फिर एकदम बहुत ह्यूज लॉस में कौन देखने को मिल रहा है, और सीवियर लॉस में कौन है। तो इसको देखो और फिर उनको आइडेंटिफाई करते हो, उनको फिर सपोर्ट करो। और इनको चेक कैसे करना है? ये सब मीडियम के थ्रू चेक करना है, ये पैरामीटर्स के थ्रू चेक करना है, राइट। तो ये चीज हमने देखी। इसके अलावा डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या होता है? तो ये कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट और पर्सनल फाइनेंस तीनों में ही लागू होता है। इसमें भी सेम वही चीज है, जैसे कि एक कंपनी है, अब कंपनी को अपना कर्जा चुकाना होता है तो कंपनी क्या करती है? बेसिकली देखो, कंपनी एक प्लानिंग करती है। प्लानिंग को इस प्रकार की करती है कि इस अगर ये पैसा यानी कि ये प्रोडक्ट अगर मैं बेचूंगा, इस प्रोडक्ट से जो भी इनकम आएगी उस इनकम पे मैं अपनी ईएमआई वगैरह चुका दूंगा, और दूसरे जो प्रोडक्ट्स बिकेंगे उसके थ्रू मैं अपने एम्प्लॉइज वगैरह का पेमेंट कर दूंगा, और तीसरे प्रोडक्ट की इनकम जो होगी वो मेरा प्रॉफिट होगी, मेरी इनकम होगी, या फिर मेरे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा इससे। तो इस प्रकार से एक मैनेजमेंट होता है कंपनी का कई बार। जैसे कि सरकार, इंडियन गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सरकार क्या करती है? जो भी एक्सपोर्ट के थ्रू वो कमाती है, जो भी एक्सपोर्ट होता है सरकार का, और उसके थ्रू जो अर्निंग आती है सरकार के पास, तो उससे वो अपने डेट वगैरह जो है, कर्जे वगैरह जो है वो पे ऑफ करती है। वैसे ही कंपनीज के केस में भी और इंडिविजुअल के केस में भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की डेट सर्विस कवरेज रेशियो है क्या? यानी कि जो लोन्स है उसको चुकाने के लिए कोई ऐसी प्लानिंग, ऐसा मैनेजमेंट है क्या किसी कंपनी के अंदर? तो उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसको देखा जाता है। तो ये होती है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। और करंट रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, यानी कि एक कंपनी 1 साल का लोन अपना, यानी कि उसने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन लिया है, तो क्या वो चुका पा रही है, इसको देखा जाता है। और अगर वो 1 साल का ही छोटा मोटा लोन ही अगर नहीं चुका पा रही तो भी जो है वो अंडर स्ट्रेस में है। तो ये 4 चीज हो गई। और पांचवा जो होता है वो एवरेज डेट सर्विस कवरेज रेशियो हम लोग को देखने को मिलता है। ये देखो आप, एवरेज डेट सर्विस कवरेज रेशियो, तो इसमें एवरेज जो है वो निकाला जाता है, यानी कि एक लॉन्ग टर्म का जो है वो देखा जाता है, लॉन्ग टर्म काफी सारे सालों का जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, और उसके थ्रू एक एवरेज जो है वो निकाला जाता है, और फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो देखो इस साल अगर वो कंपनी नहीं कर पा रही तो कोई बात नहीं, आने वाले सालों में कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो उसका एक एवरेज लेकर चलते हैं ये, और फिर देखते हैं कि सिचुएशन कितनी कंट्रोल में है, और अगर आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो फिर उसको रिलैक्स करने के ऊपर फिर काम किया जाएगा। तो इस 5 पैरामीटर्स के आधार पर जो है वो ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करके उनको सपोर्ट करने को लेकर ये रिकमेंडेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड डेवलप हो गई होगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, ये प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का हम लोग को देखने को मिल रहा है, PLI का। तो इस टॉपिक को मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। 6 अगस्त 2020 को प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या होती है ये आप देखिएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए हम लोग आज की डेट में टारगेट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर हो और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो बन जाए। तो इस पर हमारा टारगेट, और हम फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं कि हम लोग इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराएंगे कंपनीज को, जिससे कि कंपनी जो है, एमएनसीज वगैरह जो है वो यहां पर इंडिया के अंदर आकर मैन्युफैक्चर करें, प्रोडक्शन करें, राइट। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो हमारी कंट्री के अंदर। और इसी चीज को लेकर अभी हमने देखा कि 3 एप्पल की जो कंपनीज हम लोग को देखने को मिल रही हैं, यानी कि एप्पल के साथ लिंक जो कंपनीज होती है ना, जैसे कि फॉक्सकॉन किसकी कंपनी है? एप्पल की हम लोग को देखने को मिलती है। ऐसे ही 3 एप्पल इनकॉर्पोरेशन का टॉप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि उनकी जो कंपनीज, उनकी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो वो प्लान कर रहे हैं कि इंडिया में ऑलमोस्ट $900 मिलियन जो है वो 5 सालों में, अगले 5 सालों में इन्वेस्ट करेंगे। और ये PLI के थ्रू जो है ये इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। और ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा अप्रूवल 16 प्रपोजल को दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स को,
और यानी कि इनका प्रपोजल था कि इनको भी जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करना है और PLI के थ्रू ही इन्वेस्ट करना है। तो यहां पर माइक्रोमैक्स, सैमसंग, फॉक्सकॉन यानी कि एप्पल, लावा, तो ये सब जो कंपनीज और भी काफी सारी कंपनीज है, तो वो 11,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट करेंगी इंडिया के अंदर PLI स्कीम के अंदर। तो देखो ये न्यूज में आया था ये वाला टॉपिक, बट मेनली आपको PLI स्कीम क्या होती है इसके बारे में जानना है। इस टॉपिक को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं 6 अगस्त 2020 के 40 मिनट 34 सेकंड पे ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोरोइंग लिमिट्स बैंक्स की एनहेंस कर दी है, बढ़ा दी है बोरोइंग लिमिट्स। क्यों बढ़ाई है? तो आपको आइडिया है ही कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा बैंक्स लोन दे सके मार्केट में, क्योंकि जब बैंक्स लोन देंगी मार्केट में तो लोगों के हाथ में आएगा पैसा। जब लोगों के हाथ में आएगा पैसा, लोग करेंगे बिजनेस, और बिजनेस करेंगे तो लोग अपने पास इंप्लॉयमेंट रखेंगे, यानी कि इंप्लॉइज रखेंगे, इंप्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, और इसी के थ्रू ये जो पूरा जो साइकिल जो चलता है इसके थ्रू हमारी इकोनॉमी जो है वो रिवाइव हो जाएगी। और बैंक्स जो है उनके पास पैसों की कमी ना हो, इसको लेकर ये लिमिट, बोरोइंग लिमिट जो है वो बढ़ा दी है आरबीआई ने। तो ये था एक मोटा मोटा, अब पूरा थ्योरी देख लेते हैं। तो देखो इकोनॉमिक क्राइसिस हम लोग को कोरोना वायरस के चलते देखने को मिल रहा है, आप सब लोग वाकिफ हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि 6 महीने और एक्सटेंड किया जाएगा बोरोइंग फैसिलिटी को, मतलब कि बैंक जो है वो आसानी से अपनी लिक्विडिटी की शॉर्टेज को जो है वो मीट कर पाए, राइट। यानी कि जो भी लिक्विडिटी की शॉर्टेज होती है, यानी कि उनके पास अगर पैसा नहीं होता बैंक में और एट ए टाइम अगर कोई कस्टमर आ जाए पैसा निकालने, तो उनके पास होना चाहिए, नहीं तो फिर इसमें प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है एक बैंक के अंदर, राइट। तो बैंक को आप ऑलरेडी आते हैं कि इस चीज के लिए बैंक अपने पास रिजर्व करके रखती है पैसा ऑलरेडी, क्योंकि बैंक जो है वो पूरा का पूरा पैसा लोन पे नहीं दे देती। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तौर पर हम लोग को देखने को मिलता है कि बैंक को एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने पास जो है वो रखना पड़ता है, और कुछ अमाउंट इवन आरबीआई के पास भी देना पड़ता है। आपने पढ़ा होगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो ये कुछ ऐसी चीज होती है जो कि बैंक के मैनेजमेंट पर्पस के लिए होती है। अब बैंक में अगर जैसे मैं हूं, मैंने 100 करोड़ रुपए बैंक में इन्वेस्ट किए बहुत ज्यादा बोल दिया शायद मैंने, राइट, बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा बोल दिया यार, पर फिर भी अच्छा लग रहा है एकदम बोलने में कि कभी काश हो जाए ऐसा। तो देखो मैंने जैसे 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट, चलो आपने किया यार, आपको अच्छा लगेगा, आप IAS IPS बनोगे, बैठा इतना पैसा तो फिर मुश्किल है यार एकदम करना, बट हाँ ऑप्शंस होते हैं आप लोगों के पास भी, बट ऐसे ऑप्शंस जो है वो किसी घोटाला करके बस मत करना। आप अपना बिजनेस सेटअप करो, कोई बात नहीं, करते हैं आड़े में आकर, जैसे आप अपनी वाइफ होगी, आपने आपके जो हस्बैंड होंगे तो उनके नाम पे आप बिजनेस कर सकते हो, बट जो भी करो लीगल करना, बस मेरी ये वो है। तो चलो ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। तो आप हो, आपने 100 करोड़ रुपए बैंक में इन्वेस्ट किए, अब वो आपका जो पैसा इन्वेस्ट यानी कि आपने सेविंग अकाउंट में डाले 100 करोड़ रुपए, ठीक है, इसको इन्वेस्ट नहीं बोलेंगे, सेविंग अकाउंट में आपने डाले 100 करोड़ रुपए बैंक के अंदर। बैंक क्या करती है, आपके पैसे को लोन पे चलाती है, जिससे कि बैंक को बेनिफिट मिलता है, बैंक का फायदा होता है। बट आरबीआई ने ये कहा है कि अगर किसी मतलब यानी कि बैंक के पास जो अमाउंट है उसके पास, जिसको हम लोग NDTL बोलते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, इसको ये चीज कहा जाता है। यही जो अमाउंट जो होता है ना, नेट डिमांड यानी कि डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट यानी कि आपने सेविंग अकाउंट में जो पैसे डाला ना, दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। आप कभी भी जाके उसको कैश करा सकते हो। आपने जो सेविंग अकाउंट में पैसा डाला हुआ है कहीं से भी आप निकाल सकते हो ना, ऐसे तो नहीं है कि आपको रुकना पड़ता है। बट टाइम डिपॉजिट का मतलब जब आप FD डालते हो, FD में आपको कुछ टाइम लिमिट जो है वो दी जाती है कि इतने टाइम पीरियड के लिए आपने पैसा जो है वो स्टॉक करके रखा है। तो ये नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी ऐसी कुछ चीज जो होती है ना, ये बैंक के लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि बैंक से आप कभी भी जाकर निकाल सकते हो। तो आपका पैसा 100 करोड़ रुपए बैंक के अंदर है, आप गए 100 करोड़ रुपए बैंक से निकालने, बट बैंक आपको ये नहीं बोल सकती कि थोड़ा रुक जाओ, हमने तो लोन दे रखा है, आपको इतने महीने वेट करना पड़ेगा, जब वो लोन चुकाएगा तब आपको पैसा मिलेगा। नहीं, आरबीआई की गाइडलाइंस है कि आप बैंक के पास टोटल जितना भी पैसा है उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रहेगा, कुछ परसेंटेज बैंक अपने पास स्टोर करके रखेगी, उसको लोन पे नहीं चलाने वाली, राइट। दिस इज कॉल्ड मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, यानी कि पूरा जो पैसा होता है उसमें एक पर्टिकुलर रिजर्व जो है वो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है कि अगर कभी भी कोई कस्टमर अगर आ जाते हैं, क्लाइंट आ जाते हैं पैसा निकालने, तो बैंक के पास अवेलेबिलिटी है। बट हाँ, कुछ कुछ सिचुएशन में बैंक के पास ये अवेलेबिलिटी नहीं बच हो पाती, जैसे हो जाते हैं कभी कभी कि बैंक के पास नहीं हुआ पैसा। अब उस समय क्या, एट अ टाइम क्या, तो बैंक बोलती है कस्टमर को चाय पीजिए, बैठिए, सर्विस देने लगती है, ठीक है, वो अरेंजमेंट करती है अपनी तरफ से, जैसे कि कस्टमर को एकदम वो ना हो लगे कि यार दिक्कत हो गई। बट हाँ, बैंक को पता रहता है कि हाँ यार इतना पैसा बैंक के पास नहीं है। बैंक एट अ टाइम पैसा मंगवाती है आरबीआई से, किसके थ्रू? रेपो रेट सुना है ना आपने, रेपो रेट, रेपो रेट के थ्रू बैंक जो है वो लोन लेती है आरबीआई से। तो बैंक लेती है लोन आरबीआई से रेपो रेट के थ्रू, राइट। और इसी के ऊपर, रेपो रेट के ऊपर जो एक रेट लगता है वो लगता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी।
अब यहां पर ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ना, यही यहां पर इंक्रीज की गई है 2% से 3%। अब एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट ये समझना, क्या बैंक डायरेक्टली मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का उपयोग कर सकती है? तो नहीं। जब तक बैंक की लिमिट रेपो रेट की खत्म नहीं हो जाती तब तक वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की लिमिट को कंज्यूम नहीं कर सकती। ये एक स्टेज आप समझना। बैंक को अगर लोन चाहिए तो सबसे पहले उसके पास जो ऑप्शन है वो रेपो रेट का है, और रेपो रेट की भी एक लिमिट होती है। आरबीआई एक लिमिट सेट करती है कि इससे ज्यादा लोन नहीं मिलेगा रेपो रेट के अंदर। तो अगर वो लिमिट कंज्यूम कर ली बैंक ने, राइट, फिर उसके पास एक दूसरा चांस होता है, वो होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो रेपो रेट से ऑब्वियसली हाई ही होगा। तो ये वाला कंसेप्ट भी याद रखना। पहली बात तो रेपो रेट, और रेपो रेट का उसने कंज्यूम कर लिया, उसके बाद भी अगर वो उसको प्रॉब्लम है, स्ट्रेस में है बैंक, तो उसके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है एमएसएल, मार्जिनल एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, राइट। तो इसके थ्रू वो लोन ले सकती है आरबीआई से, यानी कि आरबीआई इसको पैसा दे देगी। बट एमएसएफ जो होगा उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो रेपो रेट से ज्यादा होगा। तो ये चीज याद रखना। और पहले रेपो रेट लिया जाएगा, फिर एमएसएफ जो है वो पे जा सकती है। तो यही चीज जो है वो बढ़ाई है, पहले 2% थी, उसको 3% जो है वो कर दिया है। 27 मार्च 2020 से ये लागू हो गई है, और अगले 6 महीने के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया है। होपफुली आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एमएसएफ जो है वो मैंने आपको बता दिया कि बैंक को अगर बोरो करना रहता है तो बैंक जो है वो ये अमाउंट जो है वो बोरो कर लेती है, बट इस अमाउंट पे उसको इंटरेस्ट देना होता है। बट ये तभी बोरो करेगी जब उसकी लिमिट रेपो रेट की वो कंज्यूम कर लेगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर रखना है। ये स्कीम आरबीआई ने 2011-12 में लॉन्च करी थी, मॉनेटरी पॉलिसी का जब इसने रिफॉर्म किया था, तो उस समय ये चीज जो है वो हम लोग को देखने को मिली थी। और बैंक जो है वो आरबीआई से ये पैसा जो है वो ले सकती है जब बैंक एग्जॉस्ट हो जाती है। और एग्जॉस्ट होने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से खाली हो गई। इसका रेपो रेट जो है यानी कि जो रेपो रेट के थ्रू जो इसने लोन लिया होता है, तो वो भी अगर इसका खत्म हो चुका होता है, यानी कि वो लिमिट भी खत्म हो चुकी होती है, तो उसके ऊपर जाकर ये ले सकती है। ठीक है। और नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। इसका मतलब जो पैसा एट प्रेजेंट बैंक के पास रहता है पब्लिक का, और पब्लिक जो है वो कभी भी इस पैसे को मांग सकती है, तो दिस इज कॉल्ड नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। और ये पूरा का पूरा पैसा जो है वो लोन पे नहीं चलाया जा सकता बैंक के द्वारा, ये आरबीआई की गाइडलाइंस बोलती है। और इवन बासल 3 नॉर्म्स के अंदर भी ये गाइडलाइंस हम लोग को देखने को मिलती है, जिसको हमारी कंट्री फॉलो करती है, आरबीआई फॉलो करती है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, और ये अपना आज का लास्ट टॉपिक था। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए, अगर अच्छे से आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो लाइक का बटन प्लीज जरूर हिट कर देना, शेयर जरूर कर देना गाइस। काफी मेहनत से ये लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूं। मैं भी चाह रहा हूं कि इसमें मतलब काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं अगर इस लेक्चर्स को देखना शुरू करेंगे तो मुझे भी काफी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो शेयर प्लीज जरूर कर दिया करो, एंड सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। एंड आपका आज का जो होमवर्क है, 14 सितंबर 2020 को मैंने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप चाहे तो रेफर कर सकते हैं। आपको प्रिविलेज, लेजिस्लेचर के जो प्रिविलेजेस होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि लेजिस्लेचर के प्रिविलेज के अंदर क्या क्या आता है, राइट। तो ये आप पढ़िए, 14 सितंबर 2020 में ये टॉपिक आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, राइट। अगर नहीं पढ़ा है आप लोगों ने तो, बाकी जिनने पढ़ लिया है इस टॉपिक से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बना लेना। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, राइट। एंड जिन स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए लेक्चर की, तो पीडीएफ अवेलेबल है, और पीडीएफ में आपको ये पूरी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जिसकी कॉस्ट है मिनिमम 100 रुपीज पूरे महीने के लिए। आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, वीकली रिवीजन के लिए वीकली पीडीएफ दी जाती है, मंथली रिवीजन के लिए एक सिंगल पीडीएफ पूरे मंथ की जिसमें न्यूज कवर्ड रहती है, और प्रिंट फ्रेंडली मैगजीन आपको दी जाती है जिसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। इंग्लिश में अलग होती है, हिंदी में अलग होती है। और अगर आप पैकेज लेते हो तो आपको पूरी चीज मिलेगी, इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेगी, वो आपके ऊपर चॉइस है कि आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री भी आपसे शुरू कर दिया है, जैसे ही महीना खत्म होगा आपको 150 क्वेश्चंस, मिनिमम 150 बोल रहा हूं मैं, वैसे तो 200 के ऊपर ही आएंगे ये, मिनिमम 150 क्वेश्चन जो है वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स बहुत ही तगड़ा हो जाए। और देखो, इसको तो मैं हालांकि इस क्लास को करंट अफेयर्स की क्लास कहते ही नहीं हो कभी, क्योंकि इसमें हम लोग काफी सारे जनरल स्टडीज के टर्म्स भी जो है वो देखते हैं, काफी सारे टॉपिक्स ऐसे देखते हैं जो कि एग्जामिनेशन में आने की संभावना जिनकी काफी ज्यादा होती है। और मैं जो ऐसा बोलता हूं इसका मैं प्रूफ भी देता हूं, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है कि यूपीएससी 2020 में जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए थे उनमें से क्या क्या आया था, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको एक लिंक मिल जाएगी, हाउ टू क्रैक यूपीएससी 2021, तो वो लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने प्रूफ्स वगैरह भी अपने दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलो एनीवेज, और अगर आपको जनवरी 2020 से जुलाई 2020 की मैगजीन चाहिए तो इसकी कॉस्ट मिनिमम 300 रुपीज है, टोटल कॉस्ट, राइट, 7 महीनों की। तो आप ये ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी डिटेल जो है वो इससे रिलेटेड दी हुई है, यानी कि वहां पर एक वीडियो आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख लेना,
राइट। तो पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं मिलता है, कुछ समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन लगता है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं या फिर फेसबुक पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा विद इन 24 आवर्स। तो देखिए एंड गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज फोन कॉल्स मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप मुझे फोन कॉल करेंगे तो उस समय क्वाइट पॉसिबल कि मैं लेक्चर बना रहा हूं, राइट, या फिर कोई काम में इन्वॉल्व हूं। तो आप क्या किया करो, आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। एंड माय स्टूडेंट्स नोस कि मेरे हर एक स्टूडेंट को मेरा रिप्लाई जो है वो आ जाता है, राइट। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मुझे मेरे नाम को सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप इस चैनल को करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब कल मिलेंगे अपन, तो ये मैं अभी नहीं कह सकता हूं क्योंकि कल का थोड़ा सा इशू है, बट हाँ अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मैं टाइम पर अगर आ गया, लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया, तो आपको कल के दिन लेक्चर मिल ही जाएगा ऑन टाइम। बट अगर नहीं मिलता है, शाम तक वेट कर लेना, बट अगर फिर भी नहीं मिलता है तो नेक्स्ट डे आपका मर्ज लेक्चर मिल ही जाएगा, राइट। तो बस ये एक छोटी सी कल का एक इशू है, थोड़ा इसको मतलब कंसिडर कर लेना प्लीज। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।